काशीराम ने जब उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया तो सबसे पहले अपने काडर को मजबूत किया। जब उनकी चेली और बिजनौर से पहली मर्तबा सांसद बनी मायावती ने बीएसपी के सामाजिक समीकरण को आगे बढ़ाया तो बहुजन के नारे को सर्वजन में तब्दील कर दिया। ये वो थियोरेटिकल बातें हैं जो आप बार बार लगातार हमसे सुनते रहते हैं, लेकिन असल में जमीन पर कुछ किरदार होते हैं जो अपने हिस्से की राजनीतिक लड़ाई एक पार्टी सिंबल के जरिए लड़ते हैं। हम यहाँ जब एटा में आए, बल्कि एटा में आने से पहले भी जब हम नोएडा के दफ्तर बैठकर ये तय कर रहे थे कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर लड़ाई दिलचस्प होगी, तो किसी ने एटा जिले का नाम लिया और फिर समाजवादी पार्टी के एक बाहुबली दबंग छवि के विधायक रामेश्वर यादव का जिक्र आया। रामेश्वर यादव के बहुत किस्से सुनाए गए, कभी एटा वाले मिले तो जरूर पूछिएगा। मगर फिलहाल बात एटा सदर की। एटा सदर में दोस्तों लड़ाई बहुत दिलचस्प है। यहां पर बीएसपी के कैंडिडेट हैं गजेंद्र सिंह चौहान उर्फ बबलू, जिन्हें लोग दुलार से गजेंद्र भी बोल देते हैं, और उनके सामने मैदान में हैं रामेश्वर यादव के भाई जोगिंदर यादव। इसके चलते अनुप्रास बन गया है, एक लय बन गई है और ये लड़ाई गजेंद्र बनाम जोगिंदर की हो गई है। अमूमन विरोधी कैंडिडेट को लड़ाई में लोग नहीं मानते हैं। कल हमने फर्रुखाबाद में इसका नजारा देखा, लेकिन बबलू जी का यह कहना है कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी से जोगिंदर यादव मैदान में है। जोगिंदर यादव को टिकट यहाँ के सिटिंग एमएलए आशीष यादव का टिकट काट कर दिया गया। आशीष यादव विधान परिषद के सभापति के बेटे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जोगिंदर यादव कैसे एक शहर का बड़ा चुनावी मुद्दा हो जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बबलू जी की एक और खासियत है, मैं इनसे अभी इस लाइव की शुरुआत के पहले कह रहा था कि आपको तो अपनी पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए, ये जुमले बहुत मजेदार करते हैं। मेरे हाथ में इनका पैम्फलेट है जिसमें लिखा है, जब बबलू होंगे विधायक सदर, गुंडे होंगे जिला बदर। इस पैम्फलेट की शुरुआत में चलो चले बबलू के साथ के बाद लिखा हुआ है, भाइयों बहनों, मुझे पिछली बार भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, किंतु अंतिम क्षणों में मुझे हरा दिया गया। यहां से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। आगे की कहानी खुद बबलू की जबानी। क्या हुआ था उस बरस 2012 में? माननीय बहन जी की सरकार थी 2007 में। 12 में जब चुनाव हुआ तो सारी सीट डिक्लेयर हो गई एटा की, एटा और मानवर काशीराम नगर की। लास्ट में एटा सदर की सीट को कम से कम 2.5 घंटे अधिकारियों ने लंच के बहाने रोक के रखा और मुझे, जो मैं पहले वोट से आगे चल रहा था, लास्ट में आपने रिकॉर्डिंग देख लेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक मैं ही आगे चल रहा था। और ये जो सपा का प्रत्याशी था वो तो चौथे नंबर पर था, सेकंड नंबर बीजेपी की प्रत्याशी थी। मुझे लास्ट में 732 वोट से ये क्या हरा दिया गया कि आप चुनाव हार गए और आप अब घर जाइए। और मैंने रिक्वेस्ट भी की रिकाउंटिंग के लिए, मैंने बोला तो प्रशासन ने बिल्कुल डीएम एसएसपी ने कह दिया लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, आप यहाँ से जाइए। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के और मुझे घर भिजवा दिया। मैं कुछ कह भी नहीं पाया। इनकी सीटें वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए मैं कुछ उसमें कह नहीं स्थिति में नहीं था। गजेंद्र जी का कहना है कि जब 2012 के रुझान आने लगे तो प्रशासन ने भी मौका देखकर टोपी बदल ली। जोगिंदर का बार बार जिक्र आ रहा है। जिस कमरे से, जिस दफ्तर से मैं ये लाइव कर रहा हूँ, इस मकान की भी एक कहानी है। ये एक कब्जे की कहानी है जिसमें 2 पार्टियां हैं, दोनों के अपने अपने दावे हैं। गजेंद्र जी का ये कहना है कि इस मकान का बैनामा उन्होंने लिखवाया था, लेकिन जोगिंदर सिंह और उनकी पार्टी ने बाकी जिले की तरह यहाँ पर भी दबंगई करनी चाहिए। उनके साथ प्रशासन था, मेरे साथ जनता। ये एक नेता का दावा है, इसकी सच्चाई कोर्ट में तय होगी, लेकिन इनके हिस्से की कहानी तो इनसे ही सुन लेते हैं। क्या है इस मकान का मामला? इस मकान में मैं 2004 से रह रहा था और इसके जो मालिक थे राकेश गुप्ता जी, उनके साथ मेरी पार्टनरशिप थी प्रॉपर्टी, उसके ठेकेदारी में। हम लोग एक कंपनी के साथ काम करते थे और वो गुप्ता जी हमारा यहाँ से पूरा पैसा लेके, क्योंकि वो फर्म उनके नाम थी, पूरा पैसा लेके चले गए।
हमको ये चाबी दे गए थे कि हम आपका बैनामा कर देंगे और ये पैसा हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आधे मकान का बैनामा हम करा चुके थे, आधे का उन्होंने हमसे वायदा किया था, लेकिन वो किसी तरह ये लोग उनसे जाके मिल गए और ये जब मिल गए तो उन्होंने उनसे मना कर दिया कि अब बैनामा हमारे नाम कर दो। तो इन्होंने जबरदस्ती उनसे बैनामा करा लिया और यहाँ प्रशासन की दम पे पुलिस लेके आ गए इस पर कब्जा करने। लेकिन यहाँ के हमने ये कहा भाई हमारा बैनामा देख लीजिए, और उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे हमारे ताले वाले लगे थे, तो उसको पुलिस प्रशासन आ गया, एसडीएम साहब आ गए कि इसको एक धारा 145 या 46 कुछ होती है उसमें पाबंद करने के लिए। तो मैंने कहा मैं ताले तो मेरे लगे हैं। फिर यहाँ पे पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, यहाँ हंगामा होने की स्थिति हो गई, हजारों आदमी रोड पर उतर गया। तो इन्होंने फिर वो प्रशासन ने उन्हीं तालों पे सील लगा दी। गजेंद्र जी, अपराधों का जिक्र हो रहा है, आप सामने की पार्टी के तमाम कारनामे बता रहे हैं। अगर कागजों पर देखें या आपने जो एफिडेविट दाखिल किया है नामांकन के साथ, आपके खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उस पर आपका क्या कहना है? 30 मई 2013, जब 2012 में हमारी सरकार चली गई, 30 मई 2013 से पहले अगर कोई मुकदमा या एप्लीकेशन मेरे खिलाफ हो तो मैं मान लूंगा कि मैं कोई क्रिमिनल हूं। गजेंद्र जी, इसमें बात यह है कि जब आपकी सरकार है तो आपके खिलाफ मामले नहीं है, जब उनकी सरकार है तो उनके खिलाफ मामले नहीं है, तो मामलों के हिसाब से कैसे तय किया जाए कि मामला है क्या? नहीं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में आज तक मेरे पिताजी के खिलाफ या मेरे किसी भाई के खिलाफ कभी एनसीआर थाने में नहीं गई है। मैं राजनीतिक नहीं कह रहा, मैं पार्टी के बेस पर नहीं कह रहा, मैं अपने परिवार के बेस पर ये कहना चाहता हूं कि मेरे इससे पहले कभी मेरे घर में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, पिताजी से लेके दादा से लेके किसी के खिलाफ कभी कोई एनसीआर नहीं लिखा गया। चरित्र प्रमाण पत्र अगर कहो तो आपको दिखा दूंगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनी इनकी, उसके बाद इन्होंने जब कब्जा करना चाहा तो उससे पहले मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया गया, फिर उसके बाद 2-3 मुकदमे लिखवाए गए, ये डर की वजह से यहाँ से भाग जाए और मैं मकान पर कब्जा कर लूं। एक सवाल ये, एटा राजवीर सिंह का संसदीय इलाका है। राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं। कल्याण सिंह भाजपा के इस रीजन के सबसे कद्दावर नेता रहे। इस वक्त वो राजस्थान के गवर्नर हैं। राजवीर के बेटे संदीप अतरौली से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या राजवीर सिंह एक चुनावी मुद्दा है? उनकी भी तो प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। बाबूजी के कहने पर इस इलाके के कई टिकट बांटे गए और सांसद हैं वो यहाँ से। माननीय सांसद जी के तो कई बार पोस्टर लोकसभा में लग चुके हैं कि ढूंढ के लाए कोई तो 500 रुपए इनाम, सांसद को खोया पाया, तमाम तरह के उनके खिलाफ पोस्टर लग चुके हैं। जब से वो चुनाव लड़के गए हैं, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ गए वो। बहरहाल उनकी स्थिति तो यहाँ इतनी खराब है कि उनको कोई एक वोट देने वाला नहीं था। दूसरा, मैं ये कह दूं आपसे, भाजपा की अगर बात कर रहे हैं आप, तो भाजपा को कोई और नहीं हरा रहा, भाजपा को भाजपा ही हरा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लोकल क्या यहाँ डेविड का चुनाव आप कमजोर बता रहे हैं, क्या है? डेविड तो चुनाव में ही नहीं है। जो 12 लोग टिकट मांग रहे थे, 5 साल से भाजपा ने उनका दोहन किया और अपना चुनाव प्रचार कराने के 10-10 कैंडिडेट बना के रखे, रैली के रूप में संकल्प रैली और फलानी रैली करके उन्होंने जो बातें कही उसमें पब्लिक को गुमराह किया और सारे लोगों से सब प्रत्याशी बना दिए उनको कि तुम 20 बस लेके आओगे, तुम 20 बस लेके आओगे, तुम 50 बस लेके आओगे। आज प्रत्याशी एक है तो वो 11 प्रत्याशी उनको हराने की कोशिश कर रहा है। एक आखिरी सवाल, यहाँ आपकी मेज पर क्षत्रिय गौरव सम्मान लिखा हुआ है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। काशीराम को मैंने जितना पढ़ा, बहुजन समाज पार्टी का जितना मैंने आंदोलन समझा, वो आंदोलन जाति और जाति की श्रेष्ठता के खिलाफ है, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है। और अब मैं बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसी कैंडिडेट के दफ्तर में बैठा हूं जिसे अपनी जाति की पहचान से कोई परहेज नहीं है। आपके विरोधी, आज आपने मायावती की रैली में उस प्रसंग का जिक्र भी किया। क्षत्रिय महासभा का जो विजयदशमी के दिन प्रोसेशन निकलता है उसका भी बात हुई। तो बहुजन समाज पार्टी जो प्राइमरली दलितों की पार्टी है और वहां पे इस तरीके से क्षत्रिय गौरव सम्मान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की भी राजनीति करना, ये कैसे मुमकिन हो पाता है? आपको वैचारिक स्तर पर ये विरोधाभासी नहीं लगता है? नहीं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा बड़ी बात न कह के आपसे सीधी सीधी एक बात कह दूं कि उत्तर प्रदेश में ये एटा सदर विधानसभा ऐसी सीट है जिस पर एक भी क्षत्रिय, सिंगल वन क्षत्रिय बहुजन समाज पार्टी के साथ है, मतलब खिलाफ नहीं है,
सारे के सारे क्षत्रिय समाज के लोग हमें बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और आप अगर इस बात को कह रहे हो तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का सम्मान करती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें पंडित रामवीर उपाध्याय से लेके मिश्रा जी से लेके एक स्वच्छखार तक उसको सम्मान दिया गया है। हमारे माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी, जिनके पास 3-3 कैबिनेट मंत्रालय रहते हैं, हमारे यहाँ का क्षत्रिय समझता है कि हमारा भला किस उसमें पार्टी में है। और छोटी सी बात कह दूं आपको, हमारे 7 विधानसभा में से 1 सीट क्षत्रिय समाज को भाजपा ने दी है, वो भी ये सोच के कि ये जीत नहीं पाएगी। दूसरा पड़ोस में लगी हुई भोगांव विधानसभा है, हमारे ही समाज के राहुल राठौर को टिकट दिया गया था। इन वक्त पर्चा भरने के बाद उनका भाजपा ने टिकट काटा है। गजेंद्र जी जिस सीट का जिक्र कर रहे हैं उसकी भी कहानी दिलचस्प है। वो राहुल राठौर उपदेश सिंह चौहान से जुड़े हुए हैं। उपदेश सिंह चौहान, जिनको उस इलाके में खलीफा कहा जाता था, एक वक्त मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। उनके नाम से एक डिग्री कॉलेज भी है। और एन वक्त पे राहुल राठौर का टिकट काट के राम नरेश अग्निहोत्री को वहां से टिकट दे दिया गया है। दोनों ही लोगों का चुनाव कमजोर चल रहा है और फिलहाल इलेक्शन कमीशन के पास सिंबल की लड़ाई भी है, क्योंकि दोनों ही लोगों ने अपने अपने हिस्से के फॉर्म जमा किए। दूसरे ने साथ में केशव प्रसाद मौर्य का एक प्रतिवेदन भी दिया। आपने एटा सदर से गजेंद्र सिंह बबलू की कहानी सुनी। दिलचस्प दावों वाले गजेंद्र सिंह बबलू, जिनका ये नारा है कि जब बबलू होंगे विधायक सदर, गुंडे होंगे जिला बदर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होता है? लोग कहेंगे विकास है, लेकिन मायावती के राज के जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश सरकार पर लगातार सवाल उठे हैं। और मायावती की राजनीतिक वापसी की अगर कभी प्रस्तावना लिखी जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उनकी सख्त छवि अहम भूमिका निभाएगी। एटा सदर से एक और राजनीतिक किस्से के साथ हम फिर हाजिर होंगे और कल हम पड़ाव तय करेंगे कन्नौज का। इत्र नगरी कन्नौज एक ऐसा शहर जिस पर कब्जे के लिए राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार कई राजा आपस में लड़ाई करते थे। कन्नौज, जहां से निकले कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता के लिए पता नहीं कितने ग्रंथों का हवाला देते हैं। ये इतिहास की बातें हैं। वर्तमान ये है कि कन्नौज, जहां से डिम्पल यादव सांसद हैं, करीबी अंतर से चुनाव जीती थी और इससे पहले जब चुनाव लड़ी थी तो निर्विरोध जीती थी। उसकी भी कहानियां हैं। कन्नौज की कहानी, कन्नौज के इत्र की कहानी और वहां की सियासत की कहानी कल सुनाएंगे। आज एटा में है। एटा, जिसके लिए लोग मजाक में कहते हैं कि बहुत ऐंठा हुआ रहता है। लोग ये भी कहते हैं कि एटा के बहुत खरे होते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि एटा ने किसी को न सेटा। एटा की कुछ और कहानियां खोजने निकलेंगे। आप लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे तीखी जमीनी कवरेज के लिए बने रहिए फेसबुक चुनाव, F चुनाव और thelallanTop.com के साथ। शुक्रिया।